हेलो एवरीवन। आज के सेशन में सॉइल साइंस का एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक है मैन्योर्स। वैसे तो साथ में फर्टिलाइजर का भी डिस्कशन होना चाहिए, बट मैन्योर खुद में इतना बड़ा टॉपिक है कि दोनों को एक साथ ले पाना पॉसिबल तो है, बट काफी वास्ट हो जाएगा, काफी लंबा हो जाएगा क्लास। इसीलिए मैंने आज की क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने का सोचा है दैट इज कंप्लीट मैन्योर। सो आइए शुरुआत करते हैं मैन्योर्स को पढ़ना। मैन्योर्स को पढ़ने से पहले आपको कम से कम फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच का बेसिक डिफरेंस जो है वो पता होना चाहिए। जब हम फर्टिलाइजर्स की बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं ज्यादातर ये इनऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। वहीं अगर हम बात करें मैन्योर्स की तो मैन्योर्स मैक्सिमम समय पर ये हमेशा और हमेशा आपको ऑर्गेनिक मिलेंगे। ऐसा शायद ही होगा कि कोई मैन्योर जो है वो कैसा हो जाए तो इट बिकम्स इनऑर्गेनिक। हालांकि फर्टिलाइजर में अपवाद देखने को मिल जाता है। जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वैसे तो ये इनऑर्गेनिक हैं, बट कुछ फर्टिलाइजर्स ऐसे भी होते हैं जो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। एंड आई एम श्योर आप सभी बच्चे जानते भी होंगे वो कौन सा फर्टिलाइजर है जो ऑर्गेनिक होता है। यूरिया। यूरिया इज द करेक्ट आंसर। फर्टिलाइजर्स की अगर हम बात करें तो फर्टिलाइजर्स में न्यूट्रिएंट की मात्रा भर भर के होती है, बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट होता है। तुम देखो यूरिया अकेले की मैं बात करूं तो नाइट्रोजन का परसेंटेज 46 होता है, लेकिन मैन्योर्स बेचारों की बात करोगे तो इनमें न्यूट्रिएंट का परसेंटेज बहुत कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे तुम FIM ले लो, कहां यूरिया के पास 46 और कहां बेचारे FIM के पास ओनली एंड ओनली 0.5। अरे 5 भी होता तो वो थोड़ा इतरा लेता, केवल और केवल 0.5% है। खैर, फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में तीसरा एक और डिफरेंस भी है कि भले ही मैन्योर के पास न्यूट्रिएंट की प्रतिशत कम होती है, फर्टिलाइजर के बाद बहुत ज्यादा होती है, लेकिन हमारे सॉइल के लिए यूजफुल कौन होंगे, कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, दैट विल ऑलवेज बी मैन्योर। तो भले ही मैन्योर बेचारे के पास न्यूट्रिएंट का परसेंटेज कम है, बट ये कम से कम हमारे सॉइल को किसी तरह का नुकसान एटलीस्ट नहीं पहुंचाते, उल्टा सॉइल का कंडीशन सुधारते हैं ये। तो ये थी बेसिक जानकारी रिगार्डिंग डिफरेंसेस बिटवीन फर्टिलाइजर एंड मैन्योर। अब क्योंकि हमारा टॉपिक आज का मैन्योर है तो आइए शुरू करते हैं मैन्योर्स को पढ़ना। मैन्योर्स के बारे में पहला पॉइंट हमने ऑलरेडी बता दिया था कि मैन्योर्स ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, लेकिन फर्टिलाइजर्स इनऑर्गेनिक होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ये भी मैंने बताया कि बेचारों के पास न्यूट्रिएंट का परसेंटेज फर्टिलाइजर की तुलना में कम होता है। तीसरा पॉइंट ऑल्सो नोन एज लो एनालिसिस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, क्योंकि इनमें न्यूट्रिएंट का परसेंटेज कम है इसीलिए इन्हें लो एनालिसिस न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स भी कहा जाता है, या लो एनालिसिस ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर कहते हैं बिकॉज इनका नेचर तो ऑर्गेनिक ही होता है। आगे बढ़ते हैं इनके टाइप्स पर। दो प्रकार के होते हैं मैन्योर, आपने हमेशा से पढ़ा है, बल्की और कंसंट्रेटेड। तो बल्की और कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स में अगर हम डिफरेंस देखें तो सबसे पहला पॉइंट कि ये जो बल्की मैन्योर्स होते हैं दे आर रिक्वायर्ड इन ह्यूज अमाउंट्स, बहुत ज्यादा मात्रा में इनको डालना पड़ता है। वहीं अगर तुम कंसंट्रेटेड की बात करोगे तो इनका काम थोड़ा बहुत डालने से भी चल जाता है। क्यों भाई ऐसा? क्योंकि जो बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर्स होते हैं इनमें न्यूट्रिएंट का परसेंटेज बहुत कम होता है, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के लिए हमको इनकी क्वांटिटी ज्यादा डालनी पड़ती है सॉइल में। वहीं अगर तुम कंसंट्रेटेड की बात करोगे तो इनमें न्यूट्रिएंट का परसेंटेज बल्की की तुलना में ज्यादा होता है, इसलिए कम मात्रा में भी ये अच्छा खासा न्यूट्रिएंट सप्लाई कर देते हैं। दूसरे डिफरेंस पर आते हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया कि बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर में न्यूट्रिएंट का परसेंटेज कम होता है, कंसंट्रेटेड में हमेशा ज्यादा होता है। साथ ही साथ एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशंस में। तो बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर के हमारे पास कौन कौन से एग्जाम्पल्स है? FIM, कंपोस्ट हो गया, ग्रीन मैन्योर हो गया, बायोगैस स्लरी है, वर्मी कंपोस्ट भी है। अरे भाई बायोगैस प्लांट जो है वो हमारे एग्रीकल्चर टीचर के भी सिलेबस में है, CGRHO के भी सिलेबस में है, और जितने भी आप PG एंट्रेंस एग्जामिनेशन दोगे वहां पर भी ये टॉपिक आता है। सॉइल साइंस तो हमेशा हर जगह पर पूछा जाता है। कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर को ना हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। कुछ ऐसे कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं जो कि प्लांट ओरिजिन के होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑयल केक्स, और कुछ ऐसे भी कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर होते हैं जो एनिमल ओरिजिन के होते हैं, जैसे कि बोन मील आपने सुना है, ब्लड मील सुने हो, फिश मील सुने हो, गुआनो, ये सब के सब एनिमल ओरिजिन के कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स होते हैं।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ एंड दैट इज FIM। देखिए बेटा, एक चीज तो तय है कि सब्जेक्टिव एग्जाम का अप्रोच और ऑब्जेक्टिव एग्जाम का अप्रोच इज नॉट द सेम। सब्जेक्टिव में आपको चीजें लिखनी होती हैं, ऑब्जेक्टिव में आपको सही सटीक चीजें पता होंगी तभी आपसे सवाल बन पाएंगे। ये चीज एकदम तय होती है, ध्यान रखिएगा। आप किसी भी टीचर को नहीं देखोगे कि सब्जेक्टिव अप्रोच ऑब्जेक्टिव अप्रोच वो सेम बताता है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। ऑब्जेक्टिव इज वेरी टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट्स। तो आइए पढ़ते हैं FIM के बारे में। फार्म यार्ड मैन्योर, ये तो आप सभी बच्चे जानते हो। इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑर्गेनिक मैन्योर इन इंडिया। ऑब्जेक्टिव नंबर 1 कि हमारे भारत में मोस्ट कॉमनली यूज्ड ऑर्गेनिक मैन्योर कौन सा है? FIM। साथ ही साथ FIM बल्की है कि कंसंट्रेटेड? बल्की है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, कैन बी प्रिपेयर्ड यूजिंग 3 कंपोनेंट्स। FIM को तैयार करना है तो आप 3 कंपोनेंट्स यूज कर सकते हो। कौन कौन से भाई? तो पहला एक तो डंग जो कि सॉलिड वेस्ट मटेरियल होता है, यूरिन जो कि लिक्विड वेस्ट मटेरियल होता है, और लिटर ये जो पत्तियां वत्तियां खाने के दौरान जानवर वगैरह नीचे जमीन पर गिरा देते हैं, दैट इज नोन एज लिटर। तो डंग, यूरिन और लिटर ये तीनों कंपोनेंट्स को आप FIM बनाने में यूज कर सकते हो। अब सवाल पर भी तो ध्यान देना जरूरी है ना भाई। मैक्सिमम एग्जाम्स जो आप अटेम्प्ट करोगे, चाहे वो IBPS हो, चाहे वो एग्रीकल्चर टीचर हो, RHEO हो, CET हो, CUET हो, वहां तो ऑब्जेक्टिव ही सवाल आता है ना। ऑब्जेक्टिव सवाल में तो ऐसा नहीं पूछेगा राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग FIM। वहां तो सही सटीक चीजों को पढ़ोगे तभी फायदा होगा। और सवाल अगर आप देखोगे तो ये काफी कॉमनली आता है कि FIM में NPK की मात्रा बताओ, तो नाइट्रोजन का परसेंटेज 0.5, फॉस्फोरस का परसेंटेज 0.2, किसी किसी किताब में 0.25 भी लिखा होता है, और पोटेशियम और नाइट्रोजन दोनों बराबर मात्रा में है। यानी अगर नाइट्रोजन याद है तो पोटेशियम का भी परसेंटेज अपने आप याद हो जाएगा। सो आई होप आप सभी को FIM से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए वो क्लियर हो गए हैं। FIM के बारे में परसेंटेज कभी नहीं भूलिए, मोस्ट कॉमनली यूज है, ये भी हमेशा याद होना चाहिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ एंड दैट इज बायोगैस स्लरी। आई एम वेरी श्योर कि आने वाले समय में खास करके RHEO का अगर एग्जामिनेशन होता है इन द नियर फ्यूचर, और क्योंकि RHEO के सिलेबस में बायोगैस है तो डेफिनेटली यहां से सवाल आ सकता है। एग्रीकल्चर टीचर में केमिस्ट्री वाले सेक्शन में भी बायोगैस वाला टॉपिक है, तो वहां पर भी बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो आइए पढ़ते हैं बायोगैस स्लरी के बारे में। सबसे पहला पॉइंट, अभी हाल में ही मैंने एक MCQ सेशन में भी इस टॉपिक को डिस्कस किया था कि बायोगैस स्लरी इनमें से किस तरह का मैन्योर माना जाता है, तो बल्कि ऑर्गेनिक मैन्योर है। आइए पढ़ते हैं बाकी के पॉइंट्स। बायोगैस प्लांट प्रोवाइड्स, जो बायोगैस प्लांट है जैसे कि KVIC हो गया, जनता टाइप हो गया, दीन बंधु मॉडल हो गया, ये जितने भी बायोगैस प्लांट्स हैं इनसे हमें 2 प्रोडक्ट्स मिलते हैं। एक तो बायोगैस जिसमें मीथेन और CO2 होता है, साथ ही साथ स्लरी भी मिलता है, और ये स्लरी जो है इसे आप आगे चल करके खाद के रूप में यूज कर सकते हो। अच्छी बात पता है क्या है कि FIM कंपोस्ट की तुलना में ना, ये जो बायोगैस से स्लरी मिलती है हमें, इस स्लरी में FIM और कंपोस्ट की तुलना में NPK का परसेंटेज काफी ज्यादा होता है। तुमने अभी जस्ट देखा ना, FIM को कंपेयर भी कर लेना। देखो यहाँ पर नाइट्रोजन का परसेंटेज 1.6 से 1.8, जबकि FIM में इट वाज ओनली 0.5, फॉस्फोरस 1 से 1.2, पोटेशियम 1.2 से 1.8%। सो आई होप आप सभी को ये भी चीज क्लियर हो गई होगी, बिकॉज अभी हाल में असर्शन रीजन वाले भी सवाल पूछे गए थे PAT का जो एग्जामिनेशन हुआ था। तो असर्शन रीजन वाले में या स्टेटमेंट वाले सवाल में भी ऐसे टाइप के सवाल दे देते हैं कि स्लरी ऑब्टेन फ्रॉम बायोगैस प्लांट हैज मोर NPK कंटेंट देन FIM। ट्रू है कि फॉल्स है? बिल्कुल ट्रू है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज कंपोस्ट। अब ये जो क्लासिफिकेशन है आप देखोगे, आपको जनरली ये क्लासिफिकेशन हर जगह पर नहीं पढ़ाया जाता है, या फिर किताबों में भी, जो भी किताबों को आप पढ़ते हो बेटा उसमें भी नहीं मिलता है। और आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप ये तो नहीं कह सकते ना कि ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा, इसी किताब से आ जाएगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। इसीलिए इसका डिटेल्ड क्लासिफिकेशन भी पढ़ेंगे। कंपोस्ट को हमने 4 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। आइए पढ़ते हैं कौन कौन सी कैटेगरीज के आधार पे कंपोस्ट का क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहला है बेस्ड ऑन द सबस्ट्रेट यूज्ड। आपने जो भी रॉ मटेरियल यूज किया होगा कंपोस्ट बनाने के लिए, उस आधार पर किया जाता है। इसके अंदर हमारे पास 2 प्रकार के कंपोस्ट हैं,
रूरल कंपोस्ट जो कि रूरल वेस्ट से बनता होगा, अर्बन कंपोस्ट जो कि अर्बन एरियाज के वेस्ट मटेरियल से तैयार किया जाता होगा। दूसरा, बेस्ड ऑन ऑक्सीजन यूज, जी हाँ, अगर आप कंपोस्ट बनाने के दौरान इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन बना रहे हो, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बना रहे हो, तो एनएरोबिक कंपोस्टिंग, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कंपोस्टिंग हो रहा है तो एरोबिक कंपोस्टिंग। अब देखो कितना बढ़िया ऑब्जेक्टिव सवाल बन सकता है। बेस्ड ऑन ऑक्सीजन यूज एरोबिक कंपोस्टिंग है और एनएरोबिक कंपोस्टिंग है। अब आपने जाना होगा, शायद पढ़ा भी होगा ग्रेजुएशन में, कि कंपोस्ट बनाने का इंदौर मेथड है, बैंगलोर मेथड है, इसके अलावा नाडेप कंपोस्ट भी बनाने का तरीका होता है। अब देखो सवाल कितना बढ़िया बनता है। सवाल पूछ देगा कि इंदौर मेथड जो है वो एरोबिक कंपोस्टिंग से बनता है कि एनारोबिक कंपोस्टिंग से, तो वो एरोबिक कंपोस्टिंग से बनता है। बैंगलोर मेथड एनारोबिक कंपोस्टिंग से बनता है। एक और बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव सवाल है, देखिएगा आपको कई सारे ऑब्जेक्टिव पेपर्स में देखने को मिल जाएगा, वो ये कि जो इंदौर मेथड है इसका कॉन्सेप्ट किन्होंने दिया था, एल्बर्ट हार्वर्ड। और वहीं अगर हम बात करें बैंगलोर मेथड की, तो बैंगलोर मेथड का कॉन्सेप्ट वाज गिवन बाय CN आचार्य। इस तरह के भी सवाल आते हैं। इनफैक्ट अगर आप सीटी की तैयारी कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, हालांकि एक एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो कुछ ना कुछ पोर्शन में बाकी एग्जाम्स की भी तैयारी होती है। सीटी की अगर मैं बात करूं तो सीटी 2021 में ही नाडेप कंपोस्टिंग के कॉन्सेप्ट को देने वाले इंसान कौन थे, उनका नाम पूछा गया था। ही वॉज अ फार्मर फ्रॉम महाराष्ट्र। आप सभी बच्चे कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि नाडेप कंपोस्ट विधि को किन्होंने दिया था। तीसरे आधार पर आ जाते हैं कंपोस्ट के क्लासिफिकेशन पर, एंड दैट इज बेस्ड ऑन टेम्परेचर, मीजोफिलिक कंपोस्टिंग एंड थर्मोफिलिक कंपोस्टिंग। अगर आप में से कोई भी जेआरएफ फिजिकल साइंस की तैयारी कर रहा है, जेआरएफ एग्रोनॉमी की तैयारी कर रहा है, उस केस में ये वाला क्लासिफिकेशन भी पूछा जा सकता है। और भाई सेफ साइड में रहने के लिए हर एग्जाम के लिए पढ़ लेना बेहतर है। कहीं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ो, कहीं थोड़ा सुपरफिशियली भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रकार के क्लासिफिकेशन पर, जो कि है बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजिकल अप्रोच। ओपन या विंडो कंपोस्टिंग, खुले में कंपोस्ट बना रहे हो, और दूसरा है मैकेनिकल कंपोस्टिंग। मैकेनिकल कंपोस्टिंग के लिए हम कुछ इक्विपमेंट को यूज करते हैं जो बंद होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टर्स। सो ये था कंपोस्ट का क्लासिफिकेशन, एंड आई एम श्योर आप सभी के लिए काफी नया भी होगा, बिकॉज इस तरह से क्लासिफिकेशन तो इन जनरली हम नहीं पढ़ते हैं। और सवाल का तो क्या ही लेवल है, वो तो अभी आपने पीएटी 2024 में भी देखा ही होगा। जबकि लगता है कि पीएटी क्या ही है, इजी सा पेपर है, उसी से जज कर लो कि आने वाले समय में अगर ग्रेजुएशन लेवल का कोई पेपर होता है व्यापम के द्वारा, तो ऑब्वियस बात है उसका भी लेवल अच्छा हो सकता है। सीटी का तो डेफिनेटली अच्छा ही होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज वर्मी कंपोस्टिंग। नाम से ही क्लियर है कि कंपोस्टिंग प्रोसेस एडेड बाय वर्म्स। ऐसा कंपोस्ट बनाने का प्रोसेस जिसमें किसकी मदद ले रहे हैं, तुम्हारी मेरी नहीं बल्कि वर्म्स की। कौन से वर्म्स की भाई, अर्थवर्म की। केचुए से बनाए जाने वाला कंपोस्ट या केचुए की मदद से बनाए जाने वाला कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट कहलाता है। कौन कौन से वर्म्स प्रिफर किए जाते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए? आई एम श्योर आप सभी ने ये सवाल भी कई सारे एग्जामिनेशंस में देखा होगा। तो आइए पढ़ते हैं उन 4 अर्थवर्म के नाम। आइसीनिया, यूड्रिलस, फेरेटिमा एंड पेरियोनिक्स। ये 4 अलग अलग अर्थवर्म के नाम हैं जो कि काफी कॉमनली यूज किए जाते हैं फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, एनपीके, कैल्शियम और मैग्नीशियम का परसेंटेज। आपने देखा होगा इससे पहले मैंने जितना पढ़ाया, कहीं पर भी मैंने एनपीके के अलावा कैल्शियम मैग्नीशियम का परसेंटेज नहीं लिखवाया था, बट यहां पर यह भी याद करना जरूरी है। नाइट्रोजन का परसेंटेज 0.6 से 1.2, फास्फोरस का 0.13 से 0.2, पोटेशियम का 0.4 से 0.7, कैल्शियम का 0.4, मैग्नीशियम का 0.15। नेक्स्ट आते हैं ग्रीन मैन्योरिंग पर, यानी ग्रीन मैन्योरिंग इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ बल्की ऑर्गेनिक मैन्योर। अब ग्रीन मैन्योर, जिसको आप हरी खाद भी कहते हो, इसको देने के 2 तरीके, इन सीटू और दूसरा है लीफ मैन्योरिंग। इन सीटू मैन्योरिंग का मतलब है ग्रीन खाद को, ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स को आपने जहां पर उगाया वही दबा दिया, इन सीटू मैन्योरिंग। दूसरा है लीफ मैन्योरिंग।
ग्रीन मैन्योर क्रॉप को आप ग्रो कहीं और पर कर रहे थे और उनकी पत्तियों को ला करके कहीं और डाल रहे हो फॉर द पर्पस ऑफ ग्रीन मैन्योर, तो इसे हम लीफ मैन्योरिंग कहते हैं। अब वही तो बात है ना, ये समझना भी जरूरी है कि तुम सब्जेक्टिव पेपर नहीं लिख रहे हो जहां तुमको ये पूछेगा कि डिफाइन व्हाट इज ग्रीन मैन्योरिंग, डिफाइन व्हाट इज इन सीटू मैन्योरिंग। सवाल क्या आता है, सवाल पूछता है कि बताओ कौन सा इन सीटू मैन्योरिंग के लिए सूटेबल क्रॉप है, कौन सा लीफ मैन्योरिंग के लिए सूटेबल क्रॉप है। सो आओ पढ़ते हैं इस टॉपिक को। इन सीटू ग्रीन मैन्योर क्रॉप्स के रूप में काफी सारे क्रॉप्स हैं। मैंने दो मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम लिए हैं, एक है सनहेम जिसका साइंटिफिक नाम है क्रोटोलेरिया जुनसिया, लगे तो लिख लीजिएगा, ढेचा जिसको सिस्बानिया अकुलियाटा भी कहते हैं, और तीसरा है क्लस्टर बीन सायामोप्सिस टेट्रागोनोलोबस। नेक्स्ट लीफ मैन्योरिंग। लीफ मैन्योरिंग के रूप में हम सबसे पहले तो ल्यूसीना ल्यूकोसिफाला जिसे सुबबूल कहते हैं इसे यूज कर सकते हैं। ग्लायरसिडिया पोंगामिया, पोंगामिया का हिंदी नाम है करंज, आई एम श्योर आप लोगों ने सुना भी होगा। नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं, दैट इज कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर। कंसंट्रेटेड के बारे में मैंने पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी आपको शुरुआत में ही पढ़ा दी, न्यूट्रिएंट ज्यादा होता है, कम भी दोगे तो भी काम चल जाएगा। कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर में आइए पढ़ते हैं इसका क्लासिफिकेशन। प्लांट ओरिजिन के आधार पे ऑयल केक्स। ऑयल केक्स क्या होते हैं, सीड से ऑयल निकालने के बाद जो रेसिड्यू बच जाता है वही ऑयल केक है। अब ऑयल केक के दो प्रकार, एडिबल और नॉन एडिबल। नॉन एडिबल के नामों को याद रखो ना, बाकी सब एडिबल में चले जाएंगे। नीम, करंज, महुआ, कैस्टर, ये चारों के चारों नॉन एडिबल ऑयल केक्स है। नीम, करंज, महुआ और कैस्टर के ऑयल केक्स नॉन एडिबल होते हैं। बाकी इसके अलावा सब एडिबल हो जाएंगे। तिल का हो गया, ग्राउंडनट का हो गया, साफ्लावर का हो गया, सनफ्लावर का हो गया, कोकोनट का हो गया, सबका एडिबल हो जाएगा। आगे अब यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट ऑयल केक्स का एनपीके परसेंटेज लिखवा दिया है। अब देखो, बीइंग अ टीचर मुझे ये तो नहीं करना चाहिए ना कि जितना भी बुक में दिया है सब बोल दूं बच्चों को याद करने के लिए। भाई सवाल कहां से आते हैं, अगर मैं नहीं बताऊंगी तो कौन बताएगा। इसलिए अगर आप थ्रू आउट पेपर को भी देखोगे मैक्सिमम एग्जामिनेशंस में, तो हमेशा ऐसे ही ऑयल केक का एनपीके परसेंटेज पूछा जाता है जिनमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होती है। जैसे ग्राउंडनट हमेशा पूछा जाता है, तो ग्राउंडनट ऑयल केक को याद रखो। ग्राउंडनट ऑयल केक में नाइट्रोजन 7.3, 1.5, 1.3। सैफ्लावर, सैफ्लावर में भी डीकॉर्टिकेटेड सैफ्लावर की हम बात कर रहे हैं, 7.9 मतलब ग्राउंडनट से भी ज्यादा है। फॉस्फोरस 2.2, 1.9। सीसमम में 6.2, 2 एंड 1.2। ऑन अ वेरी एकदम जस्टिफाइबल बेसिस में आपको कह रही हूं, आप ग्राउंडनट का याद रखिए और डीकॉर्टिकेटेड सैफ्लावर का इसलिए कह रही हूं बिकॉज नाइट्रोजन का परसेंटेज काफी ज्यादा है, इसलिए इन दोनों का कम से कम याद करके जाइएगा। बाकी आप फॉस्फोरस और पोटेशियम छोड़ भी देते हैं ना, तो मैक्सिमम समय पर नाइट्रोजन का ही परसेंटेज पूछेगा, तो आप फंसोगे नहीं जाकर के पेपर में। और क्यों पूछा जाता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर ना बेसिकली नाइट्रोजन से ही एनरिच करता है सॉइल को, बाकी तो बहुत कम है भाई इनमें। अगर सवाल आ जाए कि कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स इन टोटल किस न्यूट्रिएंट में सबसे ज्यादा रिच होते हैं, तो नाइट्रोजन आंसर जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एनिमल ओरिजिन के कंसंट्रेटेड ऑर्गेनिक मैन्योर्स के सिर्फ नाम में डिस्कस कर रही हूं। बोन मील, ब्लड मील, मीट मील, फिश मैन्योर एंड गुआनो। कभी कभार गुआनो की परिभाषा भी पूछ ली जाती है। तो ड्राइड एक्सक्रीटा, सूखा हुआ जो एक्सक्रीटा होता है सी बर्ड्स का, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज गुआनो। तो ये थी बेटा मैन्योर्स की क्लास, और वो भी मैंने ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड इस क्लास को लिया है, हालांकि सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन में भी डेफिनेटली इससे फायदा आएगा। सो आई होप आप सभी को सेशन अच्छा लगा हो। दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच।